चलिए आज मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ते हैं। एंटायर फिजिक्स में देर आर 6 लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ द एंटायर फिजिक्स। तो इस लॉ को समझते हैं। क्या कहता है लॉ? कहता है कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस, ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी और द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं आएगा किसी बॉडी के ऊपर, उसका जो मोमेंटम था वो मोमेंटम वही रहेगा। नॉट ओनली फॉर ए बॉडी, इट इज ऑल्सो फॉर ए सिस्टम ऑफ मासेस। कहने का मतलब हुआ कि सपोजिंग हम कहेंगे here are some masses m1, m2, m3, they are all moving. Say they are all different charges, positive charges, negative charges. There must be some interactive force between them. There must be some attraction force. There must be some repulsion force between them. है ना? Because of that, their velocities are subjected to change. It may also happen that they strike to each other on the way. तो कुछ समय के बाद पता चला कि M1, M2, M3 जो शुरू में ऐसे चल रहे थे, बाद में कुछ ऐसे चल रहे। M1 इधर जा रहा है, M3 इधर जा रहा है, M2 इधर जा रहा है, एंड देयर वेलोसिटीज आर आल्सो डिफरेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? क्योंकि इनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, तो हम कहेंगे द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट, मतलब पहले जो मोमेंटम था बाद में भी वही मोमेंटम रहेगा। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पहले क्या मोमेंटम था? m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 वेक्टर सम, दीज आर ऑल वेक्टर्स। बाद में क्या मोमेंटम था? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज दिस होल सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू दिस सम ऑफ वेक्टर्स। समझ में आया क्या? जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, टोटल मोमेंटम जो था वही रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स आया, एक्सटर्नल फोर्स आने से मोमेंटम बदलता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। कितना बदलता है? फोर्स इनटू टाइम। द चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। कितने समय के लिए आया, क्या फोर्स आया, ये चीज याद रखना। तो हम देखिए जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब ये इतना पावरफुल लॉ है, हम कह रहे हैं, तो इस लॉ के पीछे किसी एक साइंटिस्ट का भी तो नाम होना चाहिए। हर लॉ के पीछे कुछ साइंटिस्ट का नाम होता है। इसके पीछे कोई साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ से ही कंक्लूजन की तरह निकला गया है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे वो मूव नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे वो मूव नहीं करेगा, मतलब मोमेंटम जीरो था, मोमेंटम जीरो रहेगा। अगर मूव कर रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा, मतलब इनिशियली जो मोमेंटम था फाइनली वही मोमेंटम रहेगा। न्यूटन्स लॉ से ही ये चीजें सामने आ जाते हैं। तो इस लॉ को हम लोग पहले ढंग से देख लेते हैं, हाउ इट कैन बी वेरीफाइड बाय लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। कहता है कि in absence of external force, the velocity of center of mass, हम लोग पढ़ चुके हैं, velocity of center of mass remain constant। हाँ, that is what is called inertia of motion और inertia of rest। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर जीरो था, जीरो रहेगा, मोशन था तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा, ठीक है। इफ दिस इज व्हाट इज द थिंग, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए कांस्टेंट। बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको याद है क्या? इट वाज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन, सारे को डिवाइडेड बाय टोटल मास समेशन ऑफ mi। That whole thing is a constant। अब ये summation of mi क्या है? Total mass of the system है। Total mass of the system is also conserved। Total mass अगर conserved है तो ये total mass is constant। ये constant को लेकर इस constant के साथ multiply कर दो तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि
this constant multiplied to another constant becomes a third constant. That means summation of MI/VI is a constant. But summation of MI/VI क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, है कि नहीं? सारे मासेस का इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल के वेक्टोरियली जोड़ दो, जो होगा दैट इज ए कांस्टेंट. कब? when there is no external force. In absence of external force, that means P total momentum of the system is constant. यही तो लॉ भी कहता है. लॉ कहता है as long as no external force acts, the total momentum of a system remains conserved और constant, जो हमें फर्स्ट लॉ से भी समझ में आ गया. मतलब लॉ कुछ नया नहीं है, बस न्यूटन्स लॉ का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है कि नहीं. चलिए देखते हैं इस लॉ को हम लोग सेकेंड लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हैं. मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना पावरफुल, इतना इंपॉर्टेंट लॉ होने के बावजूद क्यों किसी साइंटिस्ट का नाम इसमें नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट ए क्रीम ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, इसलिए इसके पीछे किसी दूसरे का नाम नहीं है. सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि व्हेन an external force acts on a body, the rate of change in momentum, the rate of a body कहो या body और system, ठीक है, body और system of masses, the rate of change in momentum is equal to the force, मतलब dp by dt, टोटल मोमेंटम जो भी है dp by dt is equal to the force. So, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा, दिस इज द थिंग. और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर हम कहेंगे इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस इज इक्वल टू जीरो, देन क्या मिल गया? dp टोटल बाय dt इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स dp टोटल मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. dt को इधर मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स there will be no change in momentum of the system. dp total का मतलब क्या है? change in momentum. change in momentum of the system is zero. momentum change नहीं हुआ, क्या मतलब हुआ? मतलब initial momentum is equal to final momentum. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? लॉ बहुत आसान है समझने में, लेकिन बड़ा पावरफुल लॉ है. इतना पावरफुल लॉ है कि जहां पर इस लॉ को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई अदरवाइज मेथड में इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इतनी सारी जानकारी के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा मोमेंटम नहीं बदलेगा. क्या इंटरनल फोर्स आने से मोमेंटम नहीं बदलेगा? सपोज आई से जस्ट थिंक ए केस. सपोज आई से हियर इज ए चार्ज्ड बॉल, से पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल 2 kg का. अब इसको फेंका गया 2 मीटर पर सेकेंड में और 3 मीटर पर सेकेंड में. यहाँ पर कोई एक दूसरा चार्ज बॉल है, नेगेटिवली चार्ज बॉल, से ये 3 kg का है. इसको इधर फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड. मैं अगर ये पूरे चीज को एक सिस्टम मान लेता हूं और मैं देख रहा हूं कि ये दोनों बॉल जो मोशन में है, क्यों है? देयर आर 2 रीजंस. उनके पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, कुछ वेलोसिटी थे, और उनके बीच में अट्रैक्शन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज. सो देयर वेलोसिटीज विल चेंज. लेकिन लॉ क्या कह रहा है? बाहर से कोई फोर्स नहीं आया तो मोमेंटम जो था वही रहेगा. मतलब अभी ये 3 मीटर पर सेकंड में जा रहा है. अगर ये चार्ज बॉल नहीं होते, थोड़ी समय के बाद इसका स्पीड 3 रहता, इसका स्पीड 10 रहता. लेकिन ये चार्ज बॉल है, इसलिए हो सकता है कि कुछ समय के बाद इसके पास कोई स्पीड है जो 3 से ज्यादा है, इसके पास कोई स्पीड है जो 10 से ज्यादा है. लेकिन बोल रहा है कि बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स, इसका जितना मोमेंटम था इसका उतना ही मोमेंटम होगा. सोचने में थोड़ा अनबन लगता है, लेकिन चलो सोचते हैं कि ये कैसा हो रहा है. व्हाई द लॉ सेज लाइक दिस.
अब ये दोनों का वेलोसिटी बदल रहा है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, उसके बावजूद टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लॉ को थोड़ा बारीकी से सोचते हैं। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस ए सिस्टम ऑफ मासेस द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी और सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए देखते हैं। अब देखो इस केस में ये बॉल को अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, से कुछ फोर्स F में अट्रैक्ट करेगा। एंड यू नो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये इसको F फोर्स में अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको F फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका चेंज इन मोमेंटम होगा कितना मालूम नहीं है, कुछ होगा t सेकंड में कुछ चेंज इन मोमेंटम होगा। किस डायरेक्शन में होगा? यू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स बॉडी अंडरगो चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मोमेंटम बदलेगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ डेल्टा p और 3 kg will be in this direction, change in momentum of 2 kg will be in this direction। अच्छा t सेकंड के बाद इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? फोर्स इनटू टाइम। इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? फोर्स इनटू टाइम। सो इसका चेंज इन मोमेंटम इधर को है, इसका चेंज इन मोमेंटम इधर को है, दे आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम? एड दिस टू, दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या होगा? दे आर इक्वल एंड अपोजिट, इट बिकम 0। तो इसका मोमेंटम बदलेगा, इसका मोमेंटम बदलेगा, लेकिन टोटल मोमेंटम नहीं बदलेगा। आर यू गेटिंग? इसका मोमेंटम जितना बदलेगा, जिस डायरेक्शन में बदलेगा, इसका मोमेंटम उतना ही बदलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बदलेगा। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज अगर मैं ये पूरा चीज को एक सिस्टम मान लेता हूं, कौन सा चीज को? इफ आई कंसीडर दिस 2 kg एंड 3 kg वाला सिस्टम, देन इनके ऊपर बाहर से तो कोई फोर्स आया नहीं, जो भी उनके बीच में इंटरैक्टिव फोर्स था वो इंटरनल फोर्स था। एंड इंटरेस्टिंगली इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इंटरनल फोर्स सिंगल फोर्स नहीं हो सकता, एक्सटर्नल फोर्स एक तो फोर्स आ सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स हरदम 2 में आता है, पेयर में आता है, पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट फोर्सेस। समझ में आ रहा है क्या? इंटरनल फोर्स क्या हो रहा है? सिस्टम का कोई एक पार्ट दूसरे एक पार्ट के ऊपर दे रहा है, जितना दे रहा है वो दूसरा पार्ट पहला पार्ट के ऊपर इक्वल अपोजिट फोर्स दे रहा है। सो इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सो देयर चेंज इन मोमेंटम्स टेकिंग प्लेस आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वही मोमेंटम को बदल सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स मोमेंटम को नहीं बदल सकता। कोई पूछेगा इंटरनल फोर्सेस ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, व्हाई? ऐसे करके कोई पूछा तो आप क्या कहोगे? व्हाई की जगह आप क्या कहोगे? आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज इंटरनल फोर्सेस always exist in pair of action reaction forces, or you can say pair of equal and opposite forces। समझ में आ रहा है क्या? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो रहे हैं, तो आप कहोगे दे विल नॉट कॉज एनी चेंज इन मोमेंटम। इसके लिए जितना चेंज इन मोमेंटम होगा, इसके लिए उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा। प्रीवियस क्लास और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखे थे, वो ये था कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, बट चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। वो तो डिपेंड करता है कितना फोर्स आ रहा है, कितना समय के लिए आ रहा है। कोई बॉडी के ऊपर अगर F फोर्स आया t सेकंड के लिए, चेंज इन मोमेंटम विल बी F into t। वो बॉडी का इनिशियली मास क्या था, वेलोसिटी क्या था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मोमेंटम डिपेंड करता है। सिमिलरली आगे चल के देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास कुछ भी हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड कितना होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम जानते हैं कि ये कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर जितना फोर्स आ रहा है, ये कोई बॉडी है उसके ऊपर उतना ही फोर्स आ रहा है।
दे आर इंटरनल फोर्सेस एंड इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्सेस, एनी t सेकंड के बाद इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में, इसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में, एंड टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या लिखेंगे, वाई इंटरनल फोर्सेस आर नॉट एबल टू कॉज एनी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो उनके चलते जो चेंज इन मोमेंटम होते हैं, नेट चेंज इन मोमेंटम 0। तो हम क्या कहेंगे, सो टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये नहीं कि इंटरनल फोर्सेस चेंज इन मोमेंटम नहीं करते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोमेंटम बदल रहा है। यहाँ पर 3 kg का मोमेंटम नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है? 2 kg का, हाँ बदल रहा है, सिस्टम का नहीं बदल रहा है। 3 kg का मोमेंटम बदल रहा है, 2 kg का मोमेंटम बदल रहा है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदल रहा है। तो क्या लिखेंगे, सो टोटल चेंज इन मोमेंटम of the system is 0। ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा बेहतर समझने के लिए we'll take this case। देखो तो कितना सिंपल केस है। 2 masses 2 kg and 3 kg were moving towards each other with speeds of 6 meter per second and 2 meter per second. If they strike and stick to each other, what will be final velocity of the combination? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक 2 kg का मास था, ये 2 kg का मास क्या हुआ, ये जा रहा था इधर को 6 मीटर पर सेकंड में, सॉरी हाँ 6 मीटर पर सेकंड में। एक 3 kg का मास था, ये 3 kg का मास क्या हुआ, ये इधर को आ रहा था विथ 2 मीटर पर सेकंड में, हाँ 2 मीटर पर सेकंड में। क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ टकराए और चिपक गए। नाउ ये टोटल टकरा के चिपक गए। इस सेम क्वेश्चन में से कितने सारे फंडामेंटल क्वेश्चन निकलते हैं, पहले सोचते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, जब ये दोनों एक दूसरे को टकरा के चिपक जाते हैं, वो चिपका हुआ ब्लॉक अगर मूव करेगा तो किधर को मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द मास हैविंग अ बॉडी हैविंग मोर मास, 3 kg के डायरेक्शन में कि 2 kg के डायरेक्शन में, और इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी, और इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी हैविंग मोर वेलोसिटी। कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वो हमें देखना है। जिसका ज्यादा वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में जाएगा, या फिर जिसका ज्यादा मास है उसके डायरेक्शन में जाएगा, या फिर जिसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसके डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, सोचने वाली चीज ये हुआ कि जो पहले मोमेंटम था बाद में वही मोमेंटम रहेगा। पहले मोमेंटम जितना था बाद में मोमेंटम वही रहेगा, मतलब पहला मोमेंटम का डायरेक्शन बाद में मोमेंटम का डायरेक्शन बराबर रहेगा। अगर देखो इन दोनों बॉडी में से सपोज हम कहेंगे इसका मोमेंटम ज्यादा है, कितना है 12, इसका मोमेंटम कितना है 6, नेट मोमेंटम कितना होगा, इसके लिए मोमेंटम हुआ 12 इन दिस डायरेक्शन, इसके लिए मोमेंटम हुआ 6 इन दिस डायरेक्शन। तो क्या ये मुझे बताएगा व्हाट इज द नेट मोमेंटम टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। इसके लिए मोमेंटम हुआ 12 किधर को, टुवर्ड्स राइट। इसके लिए मोमेंटम हुआ 6 किधर को, टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, दे आर ऑल वेक्टर्स। इसका हम कहेंगे 12 i कैप, इसका हम कहेंगे -6 i कैप, दोनों को जोड़ देंगे मिलेगा 6 i कैप, मतलब टोटल मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट। बाद में भी वही मोमेंटम रहेगा, मतलब ये किधर जाएगा, बाद में टुवर्ड्स राइट जाएगा, तभी ना मोमेंटम होगा 6 i कैप। ये अगर इधर जाएगा तो मोमेंटम 6 i कैप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यस, तो पहले समझ में आया कि जब भी दो बॉडी ऐसे एक दूसरे की तरफ आते हुए टकराते हैं, चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद चिपका हुआ मास किस डायरेक्शन में जाएगा, तो चिपका हुआ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी हैविंग ग्रेटर मोमेंटम। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर मोमेंटम, ग्रेटर मास, ग्रेटर वेलोसिटी ऐसे दे सकते हैं। आप क्या कहोगे, जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा था उसके डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, हम लोग इसको क्वेश्चन के तौर पे भी लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमें समझ में आ गया कि ड्यूरिंग कोलिजन कंसीडरिंग the two blocks
as a system, considering the two blocks as a system, there is no external force on system. आप कहोगे सर ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे तो फोर्स नहीं देंगे क्या? फोर्स तो देंगे, लेकिन हम ये पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, उनके बीच में जो फोर्स हुआ वो इंटरनल फोर्स हो गया, है कि नहीं? आप अगर किसी को बहन मान लिए, एक थप्पड़ मारोगे तो इंटरनल फोर्स हो गया, कोई केस नहीं होगा। अरे लड़की को एक थप्पड़ मार दोगे पुलिस केस हो जाएगा। व्हेन यू मेक इट ए सिस्टम कि हम दोनों भाई बहन है, अब मारेंगे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सिस्टम बन गया। Are you getting my points? So how you consider a system? अगर ये पूरा चीज को मैं सिस्टम मान लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, ये पूरा चीज को मैं अगर सिस्टम मान लेता हूँ, तो ये पूरा चीज को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूँ, तो इनके बीच में मारपीट होते हुए जो फोर्स आ रहा है, that becomes internal force of the system, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इनिशियल मोमेंटम will be same as फाइनल मोमेंटम। और फाइनली मोमेंटम कितना होगा? चलिए पहले डिस्कशन कर लिए थे और पता कर लिए थे इसका वेलोसिटी इधर होगा। सपोज हम डिस्कशन नहीं किया, आप उल्टा वेलोसिटी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, यू विल गेट द वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, तो जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूं, यहाँ पे जानबूझ के गलती कर रहा हूं कि ये दोनों मिलने के बाद इधर को चलेंगे, जबकि आपको मालूम है टोटल मोमेंटम इधर को था तो इसको इधर जाना चाहिए, मैं जानबूझ के गलती कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे v का वैल्यू निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था भैया? इनिशियल मोमेंटम था 6 into 2, इट वाज 6 into 2 i कैप प्लस इसके लिए मोमेंटम क्या था? 3 into -2 i कैप। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? दोनों चिपक गए हैं, 2 kg एंड 3 kg, सो 2 + 3 और कितना वेलोसिटी में? -v i कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहां से v का वैल्यू निकालो और देखो तो क्या आ रहा है। ओहो, ये क्या हो गया? यहां से अगर आप v का वैल्यू निकालोगे, देखो तो कितना वैल्यू आ रहा है v का वैल्यू? क्या ये नेगेटिव आ रहा है? अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? हम जो डायरेक्शन लिए ये उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। चलिए पहले v का वैल्यू निकालते हैं। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम दिस। कितना आया v का वैल्यू? देखो तो सॉल्व इट। क्या दे रहा है ये? 12 - 6 i कैप इज इक्वल टू -5v i कैप, मतलब v हो गया 6/5 माइनस 6/5 मीटर पर सेकेंड i कैप। समझ में आ रहा है क्या? इट इज कमिंग 1.2 -1.2 मतलब हम जो डायरेक्शन लिए उसको उल्टा होना चाहिए था। सो क्या कहेंगे? दिस इज इक्वल टू -1.2 i कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनली द कंबाइंड मास विल मूव इन दिस डायरेक्शन विथ -1.2 i कैप और इन दिस डायरेक्शन विथ 1.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? मैं जानबूझ के गलत लिया, अगर मैं सही लिया होता तो ये प्लस आता। तो इधर को -1.2 मीटर पर सेकेंड में जाएगा, मतलब इधर को 1.2 मीटर पर सेकेंड में जाएगा। क्या बात समझ में आया सबको? इज इट अंडरस्टूड? यस, ठीक। अगर ये चीज समझ में आया तो मैं एक चीज वेरीफाई करना चाहता हूं। ये मैं यहां पे कहूंगा, in the previous question prove that change in momentum of the two masses are equal and opposite। हमें प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या प्रूफ करना है?
कि जो दो मास रहे थे उनका चेंज इन मोमेंटम हुआ, इसका मोमेंटम बदल गया है, इसका मोमेंटम बदल गया है। क्यों बदल गया? क्योंकि जब टकराया ये इसके ऊपर फोर्स दिया होगा, इसका भी मोमेंटम बदल गया क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स दिया होगा। हमें प्रूफ करना है कि इसका जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है इसका उतना इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तभी टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? जीरो। तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो हुआ बोल के हम लोग कह रहे हैं, चलो वेरीफाई करके देखते हैं कि दोनों का बराबर चेंज इन मोमेंटम हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इस फिगर को ले लेता हूं, ये फिगर को ले लेता हूं, ये वाला फिगर ऐसे, ये था हमारा केस। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा दोनों मास के लिए। ये दोनों मास ऐसे थे, अब जब ये एक दूसरे के साथ टकराए, टकराने के बाद हमें तो समझ में आ गया कि ये दोनों मास मिलके 2 kg और 3 kg मिलके चलने लगे, और कितना वेलोसिटी में? इधर को 1.2 मीटर पर सेकेंड में। ये तो तय है। चलिए पहले निकालते हैं, प्रूफ करना है डेल्टा पी फॉर 2 kg। कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम 2 kg का क्या था? ये चिपकने के बाद 2 और 3 मिलके चल रहे हैं, फाइनल मोमेंटम था 2 into 1.2 I के। ध्यान रहे, इट वाज 2 into 1.2 I के। और इनिशियल मोमेंटम क्या था? किसका इनिशियल मोमेंटम? 2 kg का। इनिशियल मोमेंटम क्या था? द इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 kg माइनस 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 इनिशियल मोमेंटम कितना था? 2 into 6 I के। हाँ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2.4 minus 12 is equal to 9.6 with a minus है, माइनस 9.6 I के। अच्छा, क्यों माइनस आया? क्यों माइनस आया? मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 kg इन दिस डायरेक्शन क्यों आया? आपको लॉजिक समझ में आता है? जैसे ये टकराया, ये इसके ऊपर इधर को फोर्स दिया होगा, इसलिए उसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आ रहा है। आर गेटिंग? अच्छा, तो चलिए देखते हैं डेल्टा पी फॉर 3 kg क्या होगा। 3 kg के लिए डेल्टा पी क्या होगा हमें देखना है, निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। डेल्टा पी फॉर 3 kg, डेल्टा पी फॉर 3 kg इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम वही 3 into 1.2 I के, क्योंकि इधर जा रहा था ये भी, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था? 3 into -2 I के। सिंपलीफाई करो तो ये आ गया 3.6 माइनस माइनस प्लस कितना 6 हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 9.6 I के। क्या आपको समझ में आ रहा है कि दोनों का चेंज इन मोमेंटम आर इक्वल एंड अपोजिट? ये क्या मिला? डेल्टा पी फॉर 2 kg इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू डेल्टा पी फॉर 3 kg। आपको समझ में आ रहा है? हम लोग जो चीज कह रहे हैं उसके अंदर सारा चीज ऑटोमेटिकली होते जा रहा है। इट्स ए सिस्टम। ये सिस्टम में सारा कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होते जा रहा है। हाँ, हम क्यों हो रहा है हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वही सारा चीज में उल्टा पुल्टा करके देख रहे हैं कि चीजें वही आ रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ये बड़े जोर से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूं, ये क्वेश्चन क्या दिया? 2 masses 2 kg and m are moving towards each other with speeds 6 meter per second and 2 meter per second। थोड़ा समझते हैं। एक 2 kg का मास था, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में। दूसरा मास कितना था मालूम नहीं, कितने में आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ दिस स्पीड, ठीक है ना? ये 2 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, ये 6 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। ठीक, हमें ये पता करना है कि हुआ क्या, घटना दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों में टकराव हुआ।
आफ्टर कोलिजन 2 kg रिटर्न्स बैक, ये 2 kg का मास था, 2 kg का मास था, टकराव हुआ तो 2 kg उल्टा चलने लगा मार खा के, कितना स्पीड में, विथ 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और क्या हुआ, जो आपका m kg मास था ये रुक गया, m कम्स टू रेस्ट। अच्छा, ऐसा हुआ हाल। दो मास थे 2 kg m kg, they were moving towards each other with speeds of 6 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड। मारपीट होने के बाद 2 kg उल्टा भागने लगा 2 मीटर पर सेकंड में और m kg रुक गया। बताओ m कितना है? क्वेश्चन इज फाइंड m। अच्छा, हमें मालूम है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हैज टू बी कंजर्व्ड। पहले हमें देखना है ये पूरा सिस्टम का मोमेंटम शुरू में किस डायरेक्शन में होगा, पहले सोच के बताओ। ये सिस्टम का मोमेंटम शुरू में किस डायरेक्शन में होगा? शुरू में जिस डायरेक्शन में होगा बाद में भी उसी डायरेक्शन में होगा। बाद में किस डायरेक्शन में? ये तो रुक गया है, ये इधर आ रहा है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम किधर को है? इधर को है कि नहीं? अच्छा, इसका मोमेंटम इधर को है, तो इसका टोटल मोमेंटम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। दे कैन आस्क यू इंटरमीडिएट क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना ये है कि m का वैल्यू। हम कहेंगे सेम स्टेटमेंट जो थोड़ी देर पहले लिख रहे थे, क्या लिखेंगे? कंसीडरिंग 2 kg and m as a system, no external force acts on the system, we'll say momentum is conserved, है? Momentum is conserved, तो हम क्या कहेंगे? As external force on the system is 0, delta p of total change in momentum is 0, आप कहोगे p initial must be equal to p final। हाँ, समझ में आ रहा है। इनिशियली क्या मोमेंटम था? 6 into 2 I kept, और इसका it was m into 2 minus I kept। बाद में क्या था? 2 into 2 into minus 2 I kept। क्या बात समझ में आ रहा है? क्यों मैं माइनस ले रहा हूं? They are in opposite direction of x axis। So 12 I kept minus 2m I kept is equal to minus 4। तो कितना हो गया देखो तो, m का वैल्यू कितना आ रहा है? ये 2m को इधर ले लो, 4 को इधर ले आओ, 16/2 is 8 kg। The mass must be 8 kg। अगर ये 8 kg का मास होगा तो ऐसे ही कुछ होगा। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? बस देखना है कि आप किसको सिस्टम मानना चाहते हो। यू डिफाइन ए सिस्टम, और अब देखोगे कि अगर सिस्टम बनाते हैं तो फिर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले भी मैं बता चुका हूँ एक्सटर्नल फोर्स क्या है। जिसको आप सिस्टम मान रहे हो उसकी बाउंड्री के बाहर से कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स आएगा और उस फोर्स को उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जाएगा कुछ समय के लिए, तो उस सिस्टम का कुछ चेंज इन मोमेंटम होगा। कितना होगा? फोर्स इनटू द टाइम फॉर व्हिच इट वाज अप्लाइड। खाली एक्सटर्नल फोर्स आने से मोमेंटम नहीं बदलता है, रिमेंबर दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखेंगे हम लोग धीरे धीरे बारीकी से जाएंगे। कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आया, कितने समय के लिए? 0 सेकेंड के लिए, उसका चेंज इन मोमेंटम विल बी ऑलमोस्ट 0, क्योंकि उसमें फोर्स आने से चेंज इन मोमेंटम नहीं होता है। कोई दो बॉडी आपस में टकराए और उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था, टकराने की तुरंत बाद मोमेंटम जो था वही रहेगा, लेकिन बाद में क्योंकि फोर्स आ रहा था मोमेंटम बदलेगा। टकराने की तुरंत बाद मतलब फोर्स तो आया लेकिन समय नहीं मिला उसको मोमेंटम बदलने के लिए। हर फोर्स को कुछ t सेकंड चाहिए किसी बॉडी में चेंज इन मोमेंटम लाने के लिए। कितना चेंज इन मोमेंटम? f into t। अगर t ही नहीं दोगे तो जितना भी फोर्स लगा दो मोमेंटम नहीं बदलेगा। यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर इट। ओके, विल गो टू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, बट नाउ चलिए अगला क्वेश्चन में आपको देना चाहता हूं कि सपोजिंग हम कहेंगे यहां पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक के साथ स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अच्छा, तो ऐसा किसी एक स्मूथ फ्लोर पे रखा है। ये रखा है 2 kg का ब्लॉक, ये रखा है 3 kg का ब्लॉक। अब क्या हुआ? कोई आया इस ब्लॉक को एक किक लगाया। इफ 2 kg ब्लॉक is given
a sudden velocity of 12 meter per second, 12 meter per second। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हियर क्या दिया है? हियर 2 kg was given a sudden velocity of 12 meter per second. After some time, when velocity of 2 kg is 8 meter per second, find velocity of 3 kg, velocity of 3 kg बोल रहा है कि जब 2 kg का वेलोसिटी हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg। 3 kg का वेलोसिटी क्या होगा? 3 kg का वेलोसिटी क्या होगा? 2 kg का कुछ वेलोसिटी हुआ है तो 3 kg का वेलोसिटी क्या होगा? चलो पहले ये सिस्टम में हो क्या रहा है थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उस किस्म के एनालिसिस की भी जरूरत पड़ेगा आगे आगे। आपने क्या किया कि 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर सडनली किक लगाया, कितना वेलोसिटी का? 12 मीटर पर सेकेंड का, तो ये भागेगा इधर। जैसे 2 kg आगे की तरफ जाएगा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो 2 kg को पीछे की तरफ ढकेलेगा, 3 kg को आगे की तरफ ढकेलेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? 2 kg का वेलोसिटी घटने लगेगा, 3 kg का वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। जब 2 kg का वेलोसिटी घटते घटते बन गया 8 मीटर पर सेकेंड, तब 3 kg का वेलोसिटी कितना हुआ होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सोचने में कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन डरने वाली कोई चीज नहीं है। हमारे पास तो लॉ है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाएंगे? इफ वी कंसीडर द एंटायर थिंग एज ए सिस्टम, ये पूरा चीज को अगर हम एक सिस्टम मान लेते हैं तो हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अगर ये पूरा चीज को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, पूरा चीज को सिस्टम मान लेते हैं। कैसे लिखेंगे? considering the blocks as a system। अगर ये पूरा ब्लॉक को हम सिस्टम मान लेते हैं, 2 ब्लॉक है उनको सिस्टम मान लेते हैं, तो उनके बीच में फोर्स नहीं है क्या? है ना, स्प्रिंग तो दे रहा है, इसको भी दे रहा है, उसको भी दे रहा है। लेकिन अगर पूरा इसको सिस्टम मान लेंगे द स्प्रिंग फोर्स बिकम्स इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग इन पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। स्प्रिंग इसके ऊपर जितना फोर्स दे रहा है इसके ऊपर उतना ही फोर्स उल्टा डायरेक्शन में दे रहा है, तो दैट कैन नॉट मेक एनी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। Considering the blocks as a system, the total momentum is conserved. Why? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है, is conserved। आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो हम धक्का दिए, तो फोर्स दिए तब ना धक्का दिए, तो कैसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ? अरे फोर्स धक्का देने से पहले का मोमेंटम, धक्का देने का बाद का मोमेंटम को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। धक्का देने की बाद का मोमेंटम, उसके पहले का नहीं। एक बार धक्का दिए उसके बाद और तो कोई फोर्स नहीं आया ना, अब उसके बाद मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा, इनिशियली क्या है? इनिशियली द सिस्टम वाज हैविंग 12 मीटर पर सेकेंड, इसका कोई वेलोसिटी नहीं था। फाइनली ये 2 kg इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड में, 3 kg कितने में जा रहा होगा वही तो पता करना है। ये 3 kg है, ये 2 kg है ना, हमें भी पता करना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 2 × 12 पॉजिटिव था, बिकॉज इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम 2 × 8 प्लस 3 × v। क्या यहाँ से हमें v का वैल्यू मिल जाएगा? 24 - 16 इज कमिंग आउट टू बी 8/3। सो v इज 8/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब 2 kg का वेलोसिटी होगा 8 मीटर पर सेकेंड, तब
v का वैल्यू कितना होगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अगर ये समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो दे रहा हूं, ढेर सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और थोड़ा देखते हैं इसको। ये कोई एक ब्लॉक है, सॉरी ये कोई एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग दो ब्लॉक को कनेक्ट किया गया है। चलो मानते हैं कि ये देख रहे थे 2 kg 3 kg, तो 2 kg 3 kg ही ले लेते हैं। और पता चला कि आपने इस 3 kg के मास को सडनली एक वेलोसिटी दे दिए टुवर्ड्स राइट। इन फिगर शोन the 3 kg mass was given a velocity of 10 meter per second to right. Find velocity of 2 kg when distance between the blocks is maximum। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग सोचिए क्या हो रहा है जब हम 3 kg को कोई वेलोसिटी दे रहे हैं टुवर्ड्स राइट, क्या हो रहा है प्रैक्टिकली। 3 kg को यू आर गिविंग सम वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, तब क्या हो रहा है जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, when the distance between them is maximum, what is practically happening। सोचिए तो, आपको सोचने की पूरा मौका मिल रहा है। velocity of 2 kg when the distance between them is maximum। yes, सोचे। चलो देखते हैं। अब ये जो 3 kg और 2 kg वाली चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसको मैं इधर लाता हूं क्योंकि फेंकूंगा तो साइड में लगेगा अदरवाइज। हाँ, अब मैं 3 kg के ऊपर कुछ फोर्स देना चाहता हूं, वेलोसिटी देना चाहता हूं, कितना 10 मीटर पर सेकंड। सडनली किक मार दिया, जैसे किक मार दिया ये भागेगा इधर, जैसे भागेगा स्प्रिंग एलोंगेट होगा, स्प्रिंग एलोंगेट होगा तो स्प्रिंग 3 kg को वापस खींचेगा, 2 kg को आगे खींचेगा, 3 kg का रिटार्डेशन होगा, 2 kg का एक्सीलरेशन होगा, 3 kg का वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, 2 kg का वेलोसिटी 3 kg का वेलोसिटी घटने लगेगा क्योंकि उल्टा खींच रहा है, 2 kg का वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। मतलब दोनों का वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो बदल रहा है बिकॉज देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट। दोनों बराबर वेलोसिटी में जाते तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता, अब डिस्टेंस बदल रहा है बिकॉज दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। क्वेश्चन ये है कि जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, है कि नहीं। बड़ा खतरनाक खूंखार लग रहा है, लेकिन थोड़ा सोचते हैं। समझाने के 25 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। इफ यू कैन रियलाइज, जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा दोनों के बीच में, मतलब स्प्रिंग पूरा खींचा गया होगा। ये पूरा स्प्रिंग को जब जोर से हम खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है, फर्दर खींचना मुश्किल हो जाता है। इट बिहेव्स ऑलमोस्ट एज ए रिजिड बॉडी। स्प्रिंग मैक्सिमम खींचा हुआ है, स्प्रिंग जब मैक्सिमम खींचा हुआ है, सोचो आपके 2 दोस्त हैं, ये देयर आर 2 फ्रेंड्स। जस्ट इमेजिन, अगर प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाओगे आसान हो जाएगा, दूसरे तरीके भी बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाओगे तो आसान हो जाएगा। ये दोनों रस्सी लेके भाग रहे हैं, ये रस्सी इसके साथ बंधा हुआ है, रस्सी इससे जमीन पे खींच रहा है, दोनों भाग रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी में। ये v1 वेलोसिटी में भाग रहा है, ये v2 वेलोसिटी में भाग रहा है। जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब रस्सी पूरा स्ट्रेच्ड होगा। जब रस्सी पूरा स्ट्रेच्ड होगा, अगर इसका वेलोसिटी हुआ v डैश, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब रस्सी पूरा टाइट हो चुका है, आर यू एबल टू गेस। जब रस्सी पूरा टाइट हो चुका है
ये रस्सी पूरा अभी टाइट हो चुका है दोनों के बीच में। अगर ये जा रहा है v' में तो ये कितने में जा रहा होगा? v' में ही जा रहा होगा, क्योंकि रस्सी टाइट है पूरा। Are you getting? If you are able to imagine this fact, then things become easy. कहने का मतलब हुआ when the spring is maximum stretched, तब ये जितना जोर से जा रहा होगा ये भी उतने ही जोर से जा रहा होगा। क्या बात हजम हो रहा है? ये दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, but that will kill your time. आप परमिट करोगे तो at the end of the class I can tell. अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग काइनेटिक्स में भी किए थे। मतलब ये VA है, ये VB है, जब तक VA VB से ज्यादा है डिस्टेंस घट रहा है, जब VA VB बराबर है डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब VA VB से कम हो गया डिस्टेंस घटने लगेगा। इसका मतलब मैक्सिमम कब था? जब दोनों कांस्टेंट है। ऐसे चीजें हम लोग किए थे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या कंक्लूजन लिखेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे, इसको अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, इसको अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन में लिखेंगे when distance between them is maximum, when distance between them is maximum, they have same velocity v नॉट। मानते हैं कि दोनों का वेलोसिटी बराबर है। शुरू में 3 kg के पास क्या वेलोसिटी था? 10। बाद में क्या है? दोनों बंधे हुए स्प्रिंग खींचा गया है एंड दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या v नॉट की वैल्यू बता सकते हो? v नॉट की वैल्यू बता सकते हो? p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। इनिशियली क्या था? 3 into 10, it was 3 into 10. फाइनली क्या है? 2 into v naught, 3 into v naught. क्या मिला? v naught is 6 meter per second. So when the distance between them is maximum, velocity of each block, पूछा है 2 kg का क्या होगा? each block का velocity कितना हो जाएगा? It will be 6 meter per second. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस देने वाला हूं। चलिए ये क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं। कोई गन है कैपिटल M मास का, एक बुलेट को फायर किया, कितना वेलोसिटी में मालूम नहीं है, दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट क्या था? k0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन क्या होगा? ये है हमारा गन, अब इसका मास है कैपिटल M, इसके अंदर था बुलेट जो कि स्मॉल m। जब फायरिंग हुआ तो बुलेट भागा कुछ वेलोसिटी में, मालूम नहीं है कितने में गया, लेकिन फायरिंग होते वक्त बाहर से कोई फोर्स नहीं आया है। बाहर से कोई फोर्स नहीं आया है मतलब पहले जितना मोमेंटम था बाद में उतना मोमेंटम होगा। पहले कितना मोमेंटम था? सब कुछ तो रेस्ट में था, मोमेंटम 0 था। अभी मोमेंटम 0 होना है, मतलब ये अगर इधर जाएगा v1 मोमेंटम p में, ये अगर इधर जाएगा मोमेंटम p में, तो इसको इधर जाना पड़ेगा मोमेंटम p में। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम 0 होना है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे? as initial momentum was 0, initial momentum was 0, therefore finally gun and bullet will have इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम क्या हो? क्यों होंगे? क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी 0 होना है। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, फाइनली दोनों का इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्यों इक्वल एंड अपोजिट होगा? अरे शुरू में 0 था तो बाद में भी तो 0 होना है। बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, बाद में 0 होगा, मतलब इसके पास जितना होगा इसके पास अपोजिट होगा, तभी मोमेंटम इज वेक्टर। अच्छा, इसका मतलब दोनों का मोमेंटम बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे। और आपको तो मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
p²/2m। नहीं तो चलो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट का रेशियो। चलिए निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। कितना हो जाएगा? इट इज p²/2 इंटू कैपिटल M और ये p²/2 इंटू स्मॉल m। अरे p दोनों का बराबर है तो एक दूसरे को खा गया, मिला स्मॉल m बाय कैपिटल M। अच्छा पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी गन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी गन पूछा है और बुलेट का k0 दिया है। क्या हमें मिल जाएगा? यस क्या हो जाएगा? हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन will be equal to small m by capital M into kinetic energy of the bullet. Kinetic energy of the gun is equal to small m by capital M into kinetic energy of the bullet. कितना था kinetic energy? k0। क्या सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? In the figure shown, फिगर को समझिए। The floor is smooth and there is friction between m and m। कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। When small m was given with certain velocity v0, इसको धक्का मार दिया कोई v0 वेलोसिटी में, तो it slides for some time and then stops sliding। ये कुछ समय के लिए स्लाइड किया फिर स्लाइड करना बंद कर दिया, फ्रिक्शन है, पक्का रुकेगा, रुक गया। पूछा है बताओ व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये रुक गया तो सर फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगा सर, पगला गए हैं सर। नहीं सोचो क्या हो रहा है, ये फ्लोर स्मूथ है, ठीक है, और ये ऊपर वाला ब्लॉक जब स्लाइड कर रहा था क्या उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आ रहा था? हाँ आ रहा था। तो जो नीचे वाला ब्लॉक रखा था उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था। जब तक इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा था तब तक इसका रिटार्डेशन हो रहा था, बिकॉज द फोर्स इज अपोजिट टू वेलोसिटी। जबकि इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा था ये इसको एक्सीलरेट करवा रहा था। एक्सीलरेट करवाएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा था। मतलब जैसे आप फेंके इसका वेलोसिटी घटने लगा, इसका वेलोसिटी बढ़ने लगा, और एक समय आया जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया तो मिलके चले, देयर वाज नो स्लाइडिंग। दैट मींस व्हेन स्लाइडिंग स्टॉप्स व्हाट हैज हैपेंड, बोथ आर मूविंग टुगेदर। स्लाइडिंग स्टॉप का मतलब नहीं कि सिस्टम रुक गया है, सिस्टम मिलके चलने लगा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? हे भगवान, यस सर। बड़ी कृपा है आप लोगों को जिनको समझ में आ गया। तो फाइनली हमें ये कंक्लूजन मिला कि जब तक ये स्लाइडिंग बंद करेगा तब तक दोनों ब्लॉक मिलके चल रहे होंगे, है ना। तो चल रहे होंगे तो कुछ तो वेलोसिटी होगा, कितना होगा वही तो पूछा है, निकाल। तो क्या लिखेंगे? when small m stops sliding, the two block system is moving with velocity v dash। चलो मानते हैं, ऐसे मानते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और मतलब ये हुआ कि mv0 इनिशियल मोमेंटम था, फाइनली दोनों मिलके चल रहे हैं। देखो यहाँ पर ये स्मूथ दिया था, इसीलिए अगर ये रफ दिया होता तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से एक फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप कहोगे सर अभी फोर्स नहीं आ रहा है, अभी भी तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं, बट व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, है ना। अगर ये स्मूथ नहीं होता तो हम ऐसे कर पाते क्या? नहीं, स्मूथ नहीं होता तो ये भी स्लाइड करता, वो भी स्लाइड करता, थोड़ी दूर जाके दोनों रुक जाते। तो क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, क्योंकि फ्लोर स्मूथ है, इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है।
एम वी जीरो इज इक्वल टू एम प्लस एम वी डैश। तो वी डैश का वैल्यू कितना हो गया, एम वी जीरो बाई एम प्लस एम। वी डैश का वैल्यू हो गया एम वी जीरो बाई एम प्लस एम। ये वी डैश क्या है, कॉम्बाइंड सिस्टम उतने वेलोसिटी में जा रहे हैं, दोनों मिलके वी डैश में जा रहे हैं। लेकिन पूछा था क्या क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम। अरे दोनों मिलके जा रहे हैं उतने वेलोसिटी में, मतलब स्मॉल एम भी उतनी ही वेलोसिटी में जा रहा है। फाइनली दोनों का वेलोसिटी वी डैश है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। फिजिक्स है, यू शुड बी एबल टू इमेजिन मेनी थिंग्स। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। जय हिंद।